जी प्यारे बच्चों नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 5.1। ठीक है प्यारे बच्चों, और आज के क्लास में हम लोग इस पूरे प्रश्नावली को बढ़िया तरीका से सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो ये पूरा प्रश्नावली आपको बेहतरीन तरीका से क्लियर हो जाएगा। तो आइए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। यानी कि बच्चों कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग 81 का वर्ग करेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या होगा। जैसे आप लोग को अगर हम पूछे 81 का इकाई का अंक क्या है, आप बोलोगे सर 1 है। 272 के इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, बताना है। आपको वर्ग तो मालूम हो चुका होगा क्योंकि आप लोग चैप्टर को पढ़े होंगे। तो बच्चों वर्ग जो हम लोग ज्ञात करेंगे, जैसे 81 का जब हम वर्ग करेंगे तो उसका इकाई क्या होगा, इसको आप लोग कैसे पता करेंगे। ऐसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बच्चा लोग आराम से शॉर्टकट मेथड से भी कर सकता है, बहुत बच्चा तो याद भी कर लेता है। आइए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, बच्चे लोग इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर किसी संख्या की इकाई कांक शून्य होता है बच्चों तो उसके वर्ग करने पे आपका इकाई कांक शून्य ही आएगा। फॉर एग्जांपल आप लोग ले लीजिए 10 एक नंबर है और इसके इकाई कांक 0 है। अब इसका जब वर्ग करोगे यानी 10 गुना 10 करोगे तो बच्चों आपको आएगा 100, यानी 10 का जो सर स्क्वायर हुआ वो क्या हो गया सर 100 आया। अब 100 का इकाई क्या है बच्चों, 0 है। ये बोले ना बाबू, जिस संख्या का इकाई अंक 0 होगा उसके वर्ग करने पे इकाई का अंक 0 आएगा। अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 1 है तो उसके वर्ग करने पे इकाई का अंक 1 आएगा। अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 9 भी है तो उसके वर्ग करने पे इकाई का अंक 1 ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पे 9 का ही स्क्वायर करोगे, ये आपका 9 गुना 9 यानी कि 81 होगा। इसके वर्ग करने पे इकाई का अंक 1 आया है। तो बच्चों इसी प्रकार आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, बच्चा बता सकता है। बाकी अगर आपको लिखना किस प्रकार से है ये भी जानकारी पाना है तो चलिए बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा क्या, दी हुई संख्या के इकाई का अंक एक है जिसका वर्ग यानी ये एक का वर्ग, जिसका वर्ग यानी 1 गुना 1 1 ही होता है। ठीक है, 1 गुना 1 जिसका वर्ग 1 है। अतः संख्या के वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है मेरे बच्चों, इस प्रकार से भी आप लोग भाषा बना के लिख सकते हो, बहुत ईजी है। जो भी इकाई अंक दिया रहे उसका वर्ग कर लो और उसके जो वर्ग करने पर जो इकाई का अंक आए वही उस संख्या के वर्ग करने पर इकाई का अंक होगा। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आ गया ना। चलो आओ सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए मेरे बच्चों, आप लोग इस प्रकार से भी लिखिएगा। बाकी मैंने जो आपको बताया इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि अगर किसी संख्या की इकाई का अंक, ये सारी संख्या दी गई हो, अंक अगर ये रहेगा इकाई का अंक तो वर्ग करने पे इकाई का अंक ये सब प्राप्त होगा। ठीक है मेरे बच्चों, अगर किसी का 1 9 है तो उसके वर्ग करने पे इकाई का अंक 1 होगा। अगर 2 8 आ रहा है उसके वर्ग करने पे इकाई अंक 4 होगा। अगर 3 7 आ रहा है इसके वर्ग करने पे इकाई अंक 9 होगा। सर ये रटने वाली बात नहीं है सर, हमको पता है वर्ग किसको बोलते हैं। आप कोई भी संख्या लो ना जिसकी इकाई का अंक आपका क्या हो 3 हो, जैसे इसका इकाई का अंक क्या है 3 है, इसका वर्ग कीजिएगा यानी 13 गुना 13 कीजिएगा, आपको 169 प्राप्त हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है 9 आया तो मैंने लिख दिया डायरेक्ट रिजल्ट 9 है बच्चों। ठीक है ना, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं रटा नहीं रहा हूँ, इसको आपको बाबू ध्यान रखना है। देख लो मान लो 7 है ये, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है मेरे बच्चों 49 होता है ना। इकाई का अंक क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो मैंने बोल दिया भाई अगर संख्या की इकाई का अंक 7 रहेगा उसके वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आएगा। बस इतना सिंपल सा चीज है बच्चों, बस डायरेक्ट आपको यहाँ पे सारा कुछ लिखना होगा। आइए मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को 272। तो बोलिएगा दी हुई संख्या की इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 2 है जिसका वर्ग अर्थात ये 2 का वर्ग जिसका वर्ग यानी 2 गुना 2 बराबर 4 है। अतः संख्या की वर्ग करने पर इकाई का अंक
4 होगा। ठीक है मेरे बच्चों, इस प्रकार से करोगे। आओ इसको भी करवा देते बच्चों। लिखोगे यहाँ पे, लिखोगे दी हुई देवी संख्या के इकाई का अंक, देवी संख्या की इकाई का अंक कितना है मेरे बच्चों? अरे इकाई का अंक ये 9 है, 9 है मेरे बच्चों। तो बोलोगे जिसका 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 वर्ग करने पर, जिसका वर्ग करने पर यानी 9 गुना 9 करने पर 81 आता है। अर्थात इसे 81 का इकाई अंक क्या है मेरे बच्चों? 1 है। वर्ग करने पर 81 आता है और इसका 81 आता है, आता है और इसका इकाई अंक 1 है और इसका इकाई अंक और इसका इसका इकाई अंक 1 है। अतः वर्ग करने पर संख्या के इकाई का अंक 1 होगा। अतः वर्ग करने पर संख्या के इकाई का अंक 1 होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आ जाओ, क्या है 3853। बोलोगे संख्या की इकाई का अंक। अब मैं लिखा देता हूँ, आप लोग शॉर्ट में लिखिएगा। संख्या की इकाई का अंक 3 है। अतः इसके वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे? संख्या की इकाई का अंक, संख्या की इकाई का अंक 4 है, 4 है। अतः वर्ग करने पर, अतः इसके वर्ग करने पे इकाई का अंक क्या होगा मेरे बच्चों? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 16 के इकाई अंक क्या होता है बच्चों? 6। तो 6 होगा। ठीक है। उसी प्रकार इसका भी लिखोगे कि संख्या के इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक 7 है। अतः इसके वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या होगा? 9 होगा। सर कैसे मालूम कर लेते? इतना आसान है सर। पहले देखेंगे संख्या है बच्चों, संख्या क्या है? 7 है। तो फिर 7 गुना 7 करो, क्या आता है? 49 आता है। अब ये 49 का इकाई अंक क्या है? 9 है। तो इसके वर्ग करने पे इकाई का अंक क्या होगा? 9 होगा। सिंपल सा मेथड है मेरे बच्चों। सारे बच्चे को क्लियर हो गया होगा, है ना। इसको हम बता देते हैं। जैसे देख लो, ये संख्या का इकाई अंक क्या है? 8 है सर। 8 गुना 8 करो, क्या आएगा? 64 आएगा। 64 का इकाई अंक क्या है? 4 है। इसके वर्ग करने पे इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। बस सिंपल सा मेरे बच्चों लिखना है। संख्या के इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक 8 है। अतः इसके वर्ग करने पर इकाई का अंक 4 होगा। इकाई का अंक 4 होगा। बस प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम स्पीड में लिख रहे हैं तो थोड़ा सा राइटिंग का मेंटेन नहीं हो रहा है, बट आप लोग बढ़िया से लिख लोगे। ठीक है ना। चलो भाई, इसके इकाई का अंक क्या है? 0 है। तो इसके वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। अगर इसके इकाई का अंक क्या है बच्चों? 6 है। इसके वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या होगा बच्चों? 6 ही होगा सर। अगर 5 रहेगा इकाई का अंक तो इसके वर्ग करने पर इकाई का अंक 5 ही होगा। इसको आप लोग बढ़िया से ध्यान रखोगे। बस ये चार्ट को आपको ध्यान रखना है। अगर ये चार्ट ये बढ़िया से ध्यान में रहेगा, ये पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे बन जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन को अब हम लोग सीखते हैं। आइए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पे बता ही दिया गया है कि हम जो भी संख्या दे रहे हैं, चाहे वो 1057 हो कि 23,453 हो, कि जो भी यहाँ पे 1 से लेकर 8 नंबर तक में जो भी संख्या दिया गया है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सर पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या वैसे संख्या को बोलते हैं जो किसी संख्या का क्या हो? वर्ग हो। अर्थात जो अगर हम लोग किसी भी संख्या को 2 बार गुना
करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाते हैं। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग क्या होता है 9, तो 1 4 9 16 25 जो हुआ ये सब पूर्ण वर्ग संख्या हुआ। ठीक है, तो बोलता है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए क्यों नहीं है। तो बच्चों मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, क्या पढ़ाया कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 2 3 7 8 हो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। आइए मैं लिखवा देता हूं आपको रीजन। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे, ठीक है मेरे बच्चों, क्या लिखोगे सर, आंसर में यहाँ पे लिखोगे कि दी हुई क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 6 और क्या मेरे बच्चों 6, ठीक है, 1 2 3 4 6 में स्पष्ट है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है बच्चों, क्यों नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि ऐसे लिख लो, हम जानते हैं कि अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 2 3 7 एवं 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है ना मेरे बच्चों। अच्छा आपने कभी गौर किया ये 2 3 7 8 ही क्यों लिया गया सर, तो मेरे बच्चों आप यहाँ पे देखोगे जैसा कि मैंने बताया था कि संख्या की इकाई का अंक अगर 0 a ये सब रहेगा तो वर्ग करने पर इकाई का अंक ये आएगा। आप देखोगे कि ये सब में से जो अगर आ गया, ये सब अंक इकाई पे हो गया तो वो तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, लेकिन अगर ये सब को छोड़कर जो संख्या की इकाई का अंक होगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो बच्चों यहाँ पे बोले कि 2 3 7 8, आप देखो यहाँ पे इकाई अंक क्या है 7 है, यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे देखो 8 है, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे देखो 2 है। तो बच्चों ये सब कैसे पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है सर, ये सब सारी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। और एक बात ध्यान रखोगे, और ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी संख्या की इकाई का अंक ये हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या ही हो जाए, ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। लेकिन अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 2 3 7 8 होती है तो वो फिक्स ही पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। अब सब बोलिएगा सर आपने 1 2 3 4 6 का रीजन बता दिया, लेकिन आपने 5वां नंबर 7वां नंबर है ना और 8वां नंबर का रीजन नहीं बताया। चलो भाई इसका भी रीजन मैं बता रहा हूं, इसका भी रीजन मैं चाहता तो सबका अलग अलग रीजन लिखता, लेकिन बच्चों मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं ताकि सब में एक ही बात लिखना है। यहाँ पे लिखते कि संख्या की इकाई का अंक 7 है अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, संख्या की इकाई का अंक 3 है या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इतने लिखने से फायदा है कि मैं एक ही बार लिख दिया, आप लोग नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आओ बच्चों इसमें ये 5वां नंबर 7वां नंबर 8वां नंबर का क्या रीजन है, तो 5वां नंबर 7वां नंबर 8वां में संख्या के आखिरी में या संख्या के आखिरी में आपको देखना है, संख्या के आखिरी का अंक शून्य है और यदि किसी संख्या के आखिरी में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब सर ये मैंने नहीं समझा, ध्यान से समझिएगा। यदि की संख्या के आखिरी में शून्यों की संख्या क्या हो, विषम हो। यहाँ देखो कितना शून्य है बच्चों, 1 2 3, तीनों आखिरी में शून्य है, तो 3 सम है या विषम, विषम है सर, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ पे देखो आखिरी में कितना शून्य है, 1 2 3 सर, तीनों शून्य है, 3 क्या है सर, विषम नंबर है, ये ऑड नंबर है। अब सर 3 विषम है यानी शून्यों की संख्या विषम है, ये
पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके आखिरी में देखो एक शून्य है, एक क्या है सर विषम है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। याद हो गया, आपको समझ में आ गया, रीजन आपने लिख लिया, बस यही दोनों रीजन लिखना है, लिख लेंगे सर। आगे बढ़िए, आ जाइए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है मेरे बच्चों, क्या ध्यान से आप लोग समझोगे, ध्यान से क्वेश्चन को सीखना है। कहता है निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। मेरे बच्चों याद कीजिए, जब मैं लेक्चर आपका इसका ऐप पे दे रहा था, जब मैं पढ़ा रहा था, तो वो उस समय मैंने आपको बताया था कि सम संख्या का वर्ग सम होगा और विषम संख्या का वर्ग विषम होगा। अगर कोई संख्या विषम संख्या है तो उसका वर्ग भी विषम होगा। और आप तो 8वीं क्लास में आए हैं, आपको सम संख्या विषम संख्या मालूम ही है। मैं पूछूंगा बताओ 431 विषम संख्या है, आप बोलोगे हाँ सर ये एक विषम संख्या है, अर्थात इसका वर्ग भी क्या होगा मेरे बच्चों, विषम होगा। ये सम संख्या या विषम, आप बोलोगे सर ये सम संख्या, अर्थात इसका वर्ग सम होगा। यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित संख्या में किस संख्या का वर्ग विषम होगा, तो इसका सर तो सम होगा, तो ये नहीं होगा। इसका सर इकाई का अंक 9 है, अर्थात ये विषम संख्या, ये भी आपका हो जाएगा, ये सम संख्या, अर्थात 431 और 7779 का वर्ग विषम होगा। समझ में आ गया मेरे बच्चों। तो पहला और चौथा का वर्ग विषम होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, सम संख्या का वर्ग सम होता है। ये 431 क्या है सर, विषम संख्या है और इसका वर्ग क्या होगा सर, विषम होगा। ये 7779 क्या है सर, विषम संख्या है, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, विषम होगा। सीख गए ना बच्चों। आइए चौथा प्रश्न कहता है प्रतिरूप का अवलोकन करना है, रिक्त स्थान को भरना है। आइए सीख लेते हैं हम लोग। तो बच्चों यहाँ पे गौर करोगे, बहुत ही आसान सा पैटर्न है। यहाँ पे देखोगे 11 का स्क्वायर किया 121 लिख दिया, बिल्कुल सर। वहीं पे क्या किया, ये एक और एक के बीच में अगर एक शून्य दे दिया तो यहाँ पे 1 2 1 तो है ही सर, लेकिन हुआ क्या, सब के बीच में एक एक शून्य आ गया। बिल्कुल सर, पैटर्न तो बहुत सिंपल सा है। अब देखिएगा आगे में, अगर यहाँ पे 2 को 1 के बीच में अगर 2 को शून्य दे दिया तो फिर 1 2 1 को लिखा ही ना, लेकिन 1 2 और 1 के बीच में 2 2 को शून्य भी शामिल कर दिया। तो सर जस्ट हमको भी क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे 2 को 1 है और इसके बीच में 3 को शून्य है, तो हम 1 2 1 को लिखा हुआ है, अब हम क्या करेंगे, बीच में 3 को शून्य दे देंगे, यहाँ पे भी बीच में 3 को शून्य दे देंगे। ओके मेरे बच्चों, हो गया सर। एक यहाँ पे क्या है, 10,001 का वर्ग ये हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग देखिएगा, 1 और 1 के बीच में 1 2 3 4 5 6 को शून्य है। आप 1 2 1 को लिखिएगा और इसके बीच में 6 को शून्य को क्या कीजिएगा, दे दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, बस ये आपका इसका वर्ग हो गया। ओके बच्चों, तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन को सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है इसमें भी प्रतिरूप है, इसका अवलोकन करना है, भरना। आइए सीख लेते हैं हम लोग। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, बहुत ही आसान सा यहाँ पे क्वेश्चन था, प्रतिरूप था। तो 5 नंबर में कैसे कीजिएगा, जैसे यहाँ पे 11 का स्क्वायर सर 121 दे दिया, यहाँ पे सर 101 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या किया, 1 0 2 0 1 दे दिया। बहुत आसान था सर, 2 को 1 के बीच 1 शून्य था, तो 1 2 1 के बीच 1 को शून्य इंसर्ट कर दिया। अब सर यहाँ से पैटर्न अलग हो गया। यहाँ पे क्या पैटर्न है, यहाँ पे 1 0 1 0 1 दिया, यानी सर 3 को 1 है, बीच में 2 को शून्य दे दिया। तो सर यहाँ पे क्या किया, 1 2 3 फिर 2 1 दे दिया और सबके बीच में 1 को शून्य दे दिया। तो सर यानी 3 को 1 था, तो यहाँ पे 3 तक गया, फिर घटते क्रम में चल गया। यहाँ देखोगे 1 0 1 0 1 0 1 है, यानी 4 को 1 है। आप क्या करोगे, 1 2 3 4, फिर घटते क्रम में 3 2 1 लिख लो। ओके ना, अब सबके बीच में 1 1 शून्य दे दो, बस इतना सा ही पैटर्न है सर। फिर इसमें देख लो मेरे बच्चों, 1 2 3 4 5 तक गया, इसका मतलब सर 5 1 होगा, 1 2 3 4 5 और सबके बीच में 1 1 शून्य होगा सर। हाँ सर, और इसका स्क्वायर होगा, बस हो गया सर। इतना हंसी मजाक में हमने सीख लिया, बहुत आसान है मेरे बच्चों, बहुत आसान है। लाइक तो कर लो मेरे बच्चों, इतना पढ़ा रहा हूँ। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो हमसे मैथ, मैं खुद आप लोगों को मैथ पढ़ाता हूँ, हर एक चैप्टर को लेक्चर लेता हूँ, डिजिटल बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड पे लाइव पढ़ाता हूं। अगर पढ़ना चाहते हो तो 62 069 57 681 पे अभी कॉल कीजिए, अपने मम्मी पापा से बात कराइए। 599 रुपया में 1 साल सारा विषय पढ़ाया जाएगा, डिजिटल बोर्ड पे लाइव क्लास मिलेगा। जरूर जुड़िए मेरे बच्चों।
आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, कहता है दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्या को प्राप्त करना है, अर्थात जो संख्या ज्ञात नहीं है उसमें। तो प्रतिरूप को पहले अवलोकन कीजिए। प्रतिरूप को सर अवलोकन किए तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर था, प्लस में 2 का स्क्वायर था, प्लस में 2 का स्क्वायर दिया बराबर 3 का स्क्वायर दिया। मैंने जब यहाँ पे गौर किया तो सर 1 के बाद का नंबर यहाँ पे आ रहा है, यस सर 1 के बाद 2 आ रहा है। और किया क्या, यहाँ पे 2 कैसे लिख दिया, तो 1 गुना 2 क्या 2 आ गया, फिर 2 के बाद वाला नंबर यहाँ पे लिख दिया। अगला पैटर्न भी इसी प्रकार देखिए, 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। सर इसके बाद का नंबर का स्क्वायर जो है, बिल्कुल सर 2 का स्क्वायर किया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया, दोनों को जोड़ा। अब यहाँ पे क्या किया, 6 कैसे लाया, तो 2 गुना 3 किया, यहाँ पे 6 आ गया, और यहाँ पे 6 के बाद वाला 7 का स्क्वायर के बराबर हो गया। सर बहुत आसान पैटर्न है। सर इसमें भी आप बताइए, तो इसमें देखिए तो 3 का स्क्वायर था, 3 के बाद क्या आता है 4 का स्क्वायर दे दिया। अगर हमको यहाँ वाला पूछता क्या करते, 3 गुना 4 करते 12 का स्क्वायर आ जाता, और यहाँ पे पूछता तो 12 के बाद 13 आता, तो 13 के स्क्वायर के बराबर हो जाता। यानी तीसरी संख्या पहली और दूसरी से संबंधित है। कैसे संबंधित है, तो तीसरी संख्या पहले और दूसरी से कैसे, गुणनफल, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर आपको यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे तीसरी संख्या आ रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, पहली संख्या में दूसरी संख्या से गुना कीजिएगा, आपको यहाँ पे तीसरी संख्या पता चल रहा है। जैसे 1 गुना 2 क्या 2, 2 तिया 6, 4 तिया 12, 4 पचे यहाँ पे आप क्या करोगे 20 भरोगे, 5 6 का 30 भरोगे, 6 सत्ते 42 भर दोगे। समझ में आया। चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। कैसे, अब चौथी संख्या जो है तीसरी से एक ज्यादा है, तो बोलोगे तीसरी संख्या में एक जोड़ने पर चौथी संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार से क्या प्राप्त होती है। देखिए कितना आसान पैटर्न ऑब्जर्व था। यहाँ पे 4 पचे क्या 20 क्या, 20 के बाद 21 यहाँ पे दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या भरना था, अब बताओ यहाँ 30 दिया, 5 में पहाड़ा क्या बार पड़ेगा 30 आएगा, 6 बार यहाँ 6 भर दोगे, 6 सत्ते 42, अब 42 के बाद 43 दे दोगे। बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आओ क्वेश्चन नंबर 7 को समझो। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग जरा सा गौर कीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन हाँ समझना होगा। कहता है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। बुआ याद कीजिए जब हम मैथ में आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे कि यहाँ पे एन क्या बताए थे बुआ, कर्मागत क्या लिखाए थे, कॉन्सेप्ट लिखा रहे फिर से लिखाते रहे यहाँ पे, कर्मागत एन विषम संख्या का योग, कर्मागत एन विषम संख्या का योग एन स्क्वायर के बराबर होता है, एन स्क्वायर के बराबर होता है। अब सर कर्मागत मतलब लगातार विषम संख्या का योग, मान लो लगातार विषम संख्या, जैसे 1 ले लिए, 3 ले लिए, 5 ले लिए, ये तीनों लगातार विषम संख्या हुआ। इसका जो योग करेंगे क्या विषम संख्या लिए, तो 1 2 3 विषम संख्या लिए, तो 3 के स्क्वायर के बराबर होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, यानी कि ये 9 आएगा। आप जोड़ के भी देख लो, 1 3 1 4 5 9, बिल्कुल सर। यानी कि अगर n विषम संख्या को जोड़ना होगा ये n स्क्वायर के बराबर आएगा, अर्थात क्या वो विषम संख्या को जोड़ रहे हैं उतना का स्क्वायर करके योगफल लिख दीजिए। यानी सर 1 2 3 4 5 लगातार विषम संख्या को जोड़ रहे हैं तो 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा सर। वहीं उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विषम संख्या को जोड़ रहे हैं, देखिएगा लगातार होना चाहिए। कर्मागत n विषम संख्या का योग n स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ पे 10 वो आपका क्या है विषम संख्या आती है, 10 के स्क्वायर के बराबर होगा, अर्थात 100 आएगा योग। आप लोग जोड़ के भी देख सकते हो। यहाँ पे देखना मेरे बच्चों, यहाँ पे कितना विषम संख्या 12 गो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 के स्क्वायर के बराबर होगा, अर्थात 144। ओके मेरे बच्चों। और यहाँ पे याद रखिएगा मैं आपको ये भी बताया हूँ, जैसे यहाँ पे बोलेगा कि 50 तक में कितनी विषम संख्या, 50 तक में कितनी विषम संख्या, ये सब कुछ मैं बैच में सिखाता हूँ। इसलिए कहता हूँ बढ़िया पढ़ने वाला बच्चा बैच जरूर ज्वाइन करना, जिसको आगे मैथ पढ़ने में जिसको मजा आता है ना मेरे बच्चों, वो बैच में जरूर जुड़िएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे देख लीजिए। क्वेश्चन तो बाकी बता दिए ना सारा। चलो आओ अब देखो, यहाँ पे कहा था 49 को 7 विषम संख्या के योग के रूप में लिखिए। वेरी इजी सर, वेरी इजी। कैसे लिखेंगे सर, 7 विषम संख्या जोड़ दीजिए, लेकिन हाँ शुरू से कर्मागत 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 प्लस में 13। देख लो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया मेरे बच्चों 49।
है ना, इस प्रकार से। फिर 11 विषम संख्या के योग के रूप में 121 को लिखना है, लिखोगे 121 बराबर 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है। फिर यहाँ पे 17 19 21 हो गया मेरे बच्चों। बस सिंपल सा था सर, मैंने लिख दिया। आओ अगला देखो, आगे का आता है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या होगी। ये भी बहुत आसान है, आप लिखिएगा आप यहाँ पे लिखिएगा दो क्रमागत, कॉन्सेप्ट भी लिख लीजिए, दो क्रमागत n और क्या n प्लस का 1, क्रमागत संख्या ही ना होता है, एगो n होगा, 12 है तो 12 में एक जोड़िएगा 13, 14 है तो 14 प्लस 1 15, दो क्रमागत मतलब n और इंटू का n और n प्लस 1, n और n प्लस 1 के वर्ग के बीच में 2n के बराबर संख्या होती है, 2n के बराबर संख्या होती है। अगर इसको सिंपल भाषा में बोले तो आपको संख्या देखना है, 12 और 13 के बीच बोल रहा है तो हम बोलेंगे छोटा वाला संख्या कौन है, 12, इसका दोगुना कर दो उतना वगैरह बीच में संख्या होगा, है ना। आप इसको पैटर्न ऑब्जर्व कर लो मेरे बच्चों, बहुत आसान है, ध्यान से समझना। दो क्रमागत n और n प्लस 1 के वर्ग के बीच में 2n के बराबर छोटी संख्या के दोगुने के बराबर संख्या होता है, ठीक है ना। आप देखोगे यहाँ पे देखो 12 और 13 है ना जी, 13 का स्क्वायर करो माइनस 12 का स्क्वायर करो, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, घटा के देखोगे आप लोग कितना आएगा जी, 9 में से 4 गया, यहाँ पे देख लो 9 में से 4 घटाना यहाँ पे तो 5 और यहाँ पे क्या 25। अब सर ये इसके बीच 25 संख्या ना, इसका अंतर ज्ञात किए हैं, ये वो तो इसमें सम्मिलित ना जी, इसके बीच की संख्या पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक नहीं, इसमें एक और जोड़ लिया है, इससे एक कम कीजिएगा तो ये 24 के बराबर हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे दो क्रमागत संख्या के वर्ग के बीच में 2n के बराबर, तो यहाँ पे देखो छोटी वाली संख्या कौन सी है, मैं सीधा बोलता हूँ, इसमें कुछ मत करो, छोटी 12 और 13 में छोटा कौन है, 12 है ना, 12 का दोगुना करो 24 हो जाएगा। 25 और 26 में छोटा कौन है, 25 है, 25 का दोगुना करो 50 हो जाएगा। 99 100 में छोटा कौन है, 99, इसका दोगुना करो तो 99 गुना 2 करोगे 198 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो चलो मेरे बच्चों, इस प्रकार आज के क्लास में आप सभी बच्चे को, है ना, क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 5.1 को बढ़िया तरीका से मैंने सिखाया, सारा क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीका से मस्त तरीका से फील के साथ समझ में आ गया होगा। मैंने आपको इस सवाल के साथ खेलना सिखाया, ठीक है ना। ये जो सोचिएगा सर आपने सारा रटाया नहीं, मैं आपको सवाल के साथ किस प्रकार से सवाल को बनाना है, किस प्रकार आप अपने सोच को डेवलप कीजिएगा, इसके लिए मैंने आपको बताया है। और ये वीडियो उस ऐसे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा जिनको मैथ विषय पसंद है, जो मैथ पढ़ना है ना, जो मैथ को सीखना अच्छा लगता है, पढ़ना में मजा आता है, वैसे बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। और वैसे ही बच्चे हमसे मैथ पढ़ भी सकते हैं और मैं ऐप पे मैथ पढ़ाता भी हूँ, खेल खेल में मैथ को सीखिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।